SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। बुधवार 11 मई 2022 का दिन और SBS रेडियो के हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों का सम्मान करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजेरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताती चलूं कि आज कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक स्थानीय लोक चित्रकला कलाकार के साथ में। वो निरंतर काम कर रहे हैं भारत की लोक चित्रकला के प्रति जागरूकता जगाने की। मेलबर्न में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है तो उनके साथ मुलाकात करेंगे। और श्रोताओं, चुनाव बिल्कुल पास आते जा रहे हैं तो बस उसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे विक्टोरिया ब्रूस के मेंबर MP जूलियन हिल के साथ में, जो ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और इसके अलावा भारत से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट तो रहेगी ही। और क्योंकि चुनाव की बात है तो सोचा क्यों ना एक सवाल आपसे इसी संबंध में पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट कब बनी थी, मुझे बताइएगा 0429996263 पर। और अभी सबसे पहले समाचार। मुख्य समाचारों में उप प्रधानमंत्री बारनाबी जॉयस ने नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक नहीं कि एक अच्छे राजनीतिक नेतृत्व का गुण लोकप्रियता हो। लिबरल MP फियोना मार्टिन द्वारा अपने लेबर चैलेंजर सैली सीतू को एक अन्य एशियाई ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ भ्रमित होने से इनकार और भारत में मोहाली ब्लास्ट मामले में रॉकेट लॉन्चर बरामद। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। उप प्रधानमंत्री बारनाबी जॉयस का कहना है कि अच्छे राजनीतिक नेतृत्व के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें लोकप्रियता का गुण भी हो। नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए श्री जॉयस से चुनावों में प्रधानमंत्री की गिरती लोकप्रियता के बारे में पूछा गया। स्कॉट मॉरिसन से उनके चरित्र और व्यक्तिगत लोकप्रियता के बारे में बार बार सवाल किए गए हैं क्योंकि कथित तौर पर एक बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करती है। श्री जॉयस को कुछ देर के लिए मंच छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकप्रियता से पहले योग्यता होनी चाहिए। I came up with the analogy that you don't have to like your dentist. It's not important. You just have to believe they're competent. Because when they've got that drill in your mouth, you want to make sure they hit the right tooth. You don't want it through your tongue or through your cheek because they're your mate. Competency is what matters. As an accountant, I didn't try to be mates with my clients. I tried to be competent so that they could get the best outcome and pay the least amount of tax. इस बीच बारनाबी जॉयस ने नेशनल प्रेस क्लब को अपने संबोधन के दौरान निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मतदान के खिलाफ फिर से चेतावनी दी है। तथाकथित टील निर्दलीय जो क्लाइमेट 200 द्वारा समर्थित हैं, उनसे कई गठबंधन सीटों को खतरा है। सरकार ने निर्दलीय के समूह पर लगातार हमला करते हुए कहा है कि वो संसद में अराजकता पैदा करेंगे। उप प्रधानमंत्री ने इस बात से भी इनकार किया कि संसद ने इसका पहले ही अनुभव किया था कि अराजकता क्या होगी, जब इस साल की शुरुआत में धार्मिक भेदभाव बहस के दौरान और टीका जनादेश पर सरकार का बहिष्कार करने के लिए गठबंधन के बैक बेंचर्स ने पाला क्रॉस किया था। If independence is the way to go, we'll have a nation of 151 of them. We will be an international laughing stock. Government will be a total farce. Nothing will happen.
And those who wish to do us harm will be laughing all the way to the battleships. SBS 2022 के फेडरल चुनाव पर चैनल 7 द्वारा आयोजित आज रात को नेताओं की बहस को बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए लाइव इंटरप्रिटेशन के साथ अधिक सुलभ बनाने के लिए कृतसंकल्प है। आज ऑस्ट्रेलियन पूर्वी समयानुसार 8:30 बजे SBS पर अरेबिक, मैंडरिन, कैंटोनीज और वियतनामीज भाषा में लाइव और विशेष रूप से SBS ऑन डिमांड और फेसबुक पर स्ट्रीमिंग होगी। लिबरल सांसद फियोना मार्टिन ने सिडनी के एक रेडियो स्टेशन पर चुनावी बहस के दौरान अपने लेबर चैलेंजर को एक अन्य एशियाई ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ भ्रमित करने से इनकार किया है। सैली सीतो चीनी माता पिता जो वियतनाम युद्ध के बाद लाओस से भाग गए थे, उनकी बेटी हैं और रीड की सीमांत पश्चिमी सिडनी सीट के लिए लेबर की उम्मीदवार हैं। ये सीट वर्तमान में डॉक्टर मार्टिन के पास है। 2GB को आज एक चुनावी बहस के दौरान डॉक्टर मार्टिन सुश्री सीटू को वियतनामी ऑस्ट्रेलियन वकील टू ली के साथ भ्रमित करती दिख रही थीं, जो क्रिस्टीना कैनली से पहले फाउलर की सीट पर लेबर चुनाव के लिए थीं। You don't live in the electorate. She wasn't born in the electorate. Who cares? Well, I grew up in the electorate. I've got deep roots in the electorate, and I care very much. So, Ben, I just want to know. I didn't want to raise this, but I chose to live in this electorate because I love the community. Because you found an opportunity, and you couldn't run in Fowler. Christina Keneally kicked you out of Fowler too. Now she's just making things up. I mean, that's how ridiculous this debate has gotten, and I'm really sorry that your listeners have had to listen to that. एंथनी अल्बनीसी प्रधानमंत्री पर सच्चाई में ढीले होने का आरोप लगा रहे हैं। लेबर नेता द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति से मेल खाने के लिए न्यूनतम वेतन में 5% से अधिक की वृद्धि पर उनकी आलोचनाओं के कारण विपक्षी नेता सिडनी में जीवन की लागत से निपटने के लिए मदद करने के लिए अपनी चाइल्ड केयर नीति का प्रचार कर रहे हैं। अभियान के दौरान वेजेस केंद्रीय विषय रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को इस साल के अंत में 3% की वास्तविक मजदूरी कटौती देखने की संभावना है। श्री अल्बनीसी का कहना है, It's okay, his government can always find money for sports routes, for commuter car park routes, for all of this activity. But backing a $1 an hour pay increase is not okay. Workers who are paid $20.33 an hour to be paid $1 extra. स्कॉट मॉरिसन ने पहले श्री अल्बनीसी को न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए इस पर एक आंकड़ा लगाने के लिए एक ढीली इकाई यानी लूज यूनिट और लापरवाह कहा। Anthony Albanese's intervention yesterday and his thoughtlessness on this would actually make inflation worse. It would make interest rates rise even higher. It would threaten the strong growth we've had in employment. And ultimately, it would force small businesses potentially out of business altogether. आपको याद दिला दें कि 2022 के फेडरल चुनाव पर चैनल 7 द्वारा आयोजित आज रात को SBS नेताओं की बहस को बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए लाइव इंटरप्रिटेशन के साथ अधिक सुलभ बनाने के लिए कृतसंकल्प है। 8:30 बजे ऑस्ट्रेलियन पूर्वी समय अनुसार SBS पर अरेबिक, मैंडरिन, कैंटोनीज, वियतनामीज भाषा में लाइव और विशेष रूप से SBS ऑन डिमांड और फेसबुक पर स्ट्रीमिंग होगी। यहूदी विरोधी और घृणा पर अंकुश लगाने के लिए विक्टोरिया पहला ऑस्ट्रेलियन अधिकार क्षेत्र बन गया है जिसने नाजी स्वास्तिक चिन्ह पर प्रतिबंध लगाया है। आज बुधवार 11 मई को राज्य सरकार नाजी स्वास्तिक चिन्ह के जानबूझकर करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों को रोकने और इसे एक आपराधिक अपराध बनाने के लिए कानून पेश कर रही है। विक्टोरिया का कहना है कि कानून नाजी और नियो नाजी विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजता है, लेकिन ये विधेयक बौद्ध, हिंदू, जैन और अन्य धर्म समुदायों के लिए शांति के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान को भी मान्यता देता है। अटॉर्नी जनरल जैकलिन साइम्स का कहना है कि ऐतिहासिक कानून समावेशिता, सहिष्णुता, शांति और स्वीकृति के स्पष्ट संदेश भेजता है। Victoria is multicultural. We are multi-ethnic. We do not want a community that stands for this type of behaviour.
We know the harm it causes, and this legislation will ensure that it becomes an offence. और भारत पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हुए हमले की जांच अभी जारी है। इस बीच हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर को बरामद कर लिया गया है। हालांकि ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये लॉन्चर कहां से बरामद हुआ। मोहाली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि इस हमले में TNT विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जो RDX से भी अधिक घातक है। जांच से ये पता चलता है कि हमलावरों का मकसद पूरी इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर की पूरी बिल्डिंग को उड़ाना था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 69 सेंट और भारत के 53 रुपये 72 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में प्रसिद्ध पैरा ट्रायथलीट गेरार्ड गोसेंस इस साल के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलियन टीम का नेतृत्व करेंगे। ये पहली बार है कि पैरा ट्रायथलॉन विजन इम्पेयर्ड इवेंट को खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया है। श्री गोसेंस 3 बार के पैरालंपियन हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और केंज से ब्रिस्बेन तक 2000 किलोमीटर 5 बार दौड़ चुके हैं। उन्होंने SBS न्यूज को बताया कि वो खेलों के बाद संन्यास लेने का इरादा रखते हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल बृहस्पतिवार को पर्थ में बारिश, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। एडिलेड में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में रुक रुक कर बारिश, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाना केवल गंतव्य की ही बात नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपको उन्मुक्त महसूस होगा और जीवंत महसूस होगा। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के इतने अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब समय आ गया है जब आप आएं और फिर से खुशी महसूस करें। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाने के लिए आज ही योजना बनाएं और बुकिंग करवाएं। क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। Which international song competition has enough hairspray to build the Eiffel Tower and enough glitter to fill the big banana? Banana Grande? In the biggest and longest running song competition on planet Earth. It'll be camp, it'll be catchy, it'll be everything you've come to expect. The Eurovision Song Contest, too big to miss. 13th to the 15th of May. Watch or stream free on SBS and SBS On Demand. SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे मैंने एक सवाल पूछा, चुनावों से संबंधित है, तो आपसे जानना चाहती हूं कि ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पार्लियामेंट कब बनी थी,
मुझे आप लिखिएगा 0429996263 पर। और याद दिला दूं कि आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी मेलबर्न स्थित एक भारतीय लोक कला चित्र कलाकार के साथ। उन्होंने मेलबर्न में एक प्रदर्शनी आयोजित की है। श्रोताओं, चुनाव के चलते इस कार्यक्रम में हम आपकी विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात करवा रहे हैं। मेलबर्न की डेंडनोंग मार्केट में SBS रेडियो द्वारा आयोजित किया गया था एक इलेक्शन एक्सचेंज इवेंट, और उस दौरान हमारी टीम ने कई सदस्यों, कई नेताओं और प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। तो उसी में प्रीति जब्बल आपकी मुलाकात करवा रही हैं ब्रूस के मेंबर MP जूलियन हिल के साथ में, जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के प्रतिनिधि हैं और लेबर की लोकल ब्रांच के प्रेसिडेंट भी हैं। नमस्कार। समुदाय को सशक्त बनाने और आने वाले फेडरल इलेक्शंस के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए SBS इलेक्शन एक्सचेंज का रोड शो शुरू हो गया है। इस एक्सचेंज में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया में प्रमुख स्थानों पर उम्मीदवारों को चुनाव में मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जाहिर है सभी दल के प्रत्याशी मैदान में दमखम के साथ जोर लगा रहे हैं। हाल ही में मेलबर्न की डैंडनोंग मार्केट में SBS रेडियो द्वारा आयोजित एक इलेक्शन एक्सचेंज इवेंट के दौरान इमिग्रेशन पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमारी टीम ने स्थानीय समुदाय के सदस्यों, नेताओं और प्रमुख राजनीतिक दलों के कुछ उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। आज हम आपको मिलवाएंगे ब्रूस के मेंबर MP जूलियन हिल से, जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के प्रतिनिधि हैं और लेबर की स्थानीय शाखा के अध्यक्ष भी हैं। आइए सुनते हैं डैंडनोंग के चहल पहल भरे बाजार के बीच में लिया गया ये इंटरव्यू। Good morning, Julian. Good to have you here. It's an extreme pleasure to invite you to SBS Hindi and Punjabi and all other languages. Thank you, and it's terrific to have you here in central Dandenong, the most multicultural part of Australia at the market. Absolutely, and we will get to the ABS census results in a minute. Okay. But before that, your third term, 2016, 2019, and now what is different this year? Well, in a practical sense, the boundaries of my electorate have changed. I've suffered or benefited, I don't know, from more change than any electorate in Victoria. So about 80% of my electorate wasn't there in 2016. So I've got a whole new bunch of people to introduce myself to and to represent. But certainly this election, what I'm hearing really strongly is community concern right across the community about the rising cost of living and about wages not keeping up. So Labor has clear plans for a better future to reduce the cost of childcare for working families, to cut the cost of power bills right across the community, and to create more good, secure jobs. Casualisation in this country has gone too far, and so many people cannot get enough work or get secure work. And of course you can't get a home loan if you're just stuck on a casual contract. So we've got very clear plans, but that's the big concern we're hearing is the cost of living, and then of course concerns about liberal attacks on Medicare, cuts to the health system, and the crisis of neglect in aged care. We're really proud of our policies around aged care, putting the care and dignity back into aged care, but also more culturally appropriate care. Religious and cultural sensibilities taken care of, and food, because of course as many people age, and I hear this from the Indian community very strongly, they may lose their English language skills or revert to their first language, and they want culturally appropriate food that tastes like home. So we've got great clear policy working with Maggie Beer to provide more nutritious food and culturally appropriate food. And Labor government has announced $481.7 million to deliver up to 20,000 extra university places over 22-23. Where does international student, where do they fall under this category? There's a lot in that question. So when I door knock in my community and I say to people, what's most important to you? The most common answer I get is education of people of any age. And it makes sense, whether it's grandparents worried about their grandkids' future, young people worried about their future, parents, because so many people overwhelmingly come to this country wanting to build a life and seek a better life for their children through education. They've got that laser-like focus on getting an education for their kids. So Labor's got
I'm proud of our record on education. It's one of the things that got me into the Labor Party. My mum was from a poor family that couldn't afford the uniforms to finish year 12 and go to university and achieve her dream. So we believe every child should achieve their potential. So whether it's early childhood education, 465,000 fee-free TAFE places for skills shortage areas, or those 20,000 new university places to give people that opportunity to fulfil their potential in life. Now, international education is dear to my heart. Before I was in Parliament, I actually ran international education in Victoria as a public servant. I travelled to India. I had staff in India looking at that student recruitment, but also the two-way mobility and working with big Indian companies around meeting their training needs, exporting our skills to the world. So I founded the Parliamentary Friends of International Education. It was Victoria's biggest single export sector, bigger than any other export sector, was welcoming people to our country, to our state and our city, and it'll be an important focus of economic recovery. The Liberals neglected international ed and were actively hostile. The Prime Minister told students famously to go home, and indeed many students were left here destitute, starving. If it wasn't for the generosity of the Gurdwaras and the community organisations, I don't know how they would have survived. So international students is a big part of your next campaign? Indeed, yeah. I've spoken up for international students and will continue to do so. Not everyone can stay or wants to stay, but they make such a wonderful contribution over the last few decades to our country. Fantastic migrants, and we must continue to welcome them. Julian, let us discuss Labour Party's priorities in relation to constitutional changes. Yeah, so our priorities on constitutional change are firstly recognition of the Indigenous peoples in this country and the Aboriginal and Torres Strait Islander people. As we talk about multicultural Australia, we've got to remember that we're home to the world's oldest continuous civilisation, 60,000 years, and that has to be our priority as a country to recognise. Our second priority is to ditch the ties with the British colonial system and the British monarchy and have an Australian as head of state. India got there long time before us. We can take a lead in that respect. So personally, I'm not opposed to that idea, but I think you do need to be realistic about what are the priorities. We have not had a successful referendum to change our constitution in this country for decades now, and so we need to focus on what's most important to put forward and work our way through that. So I would hope that we can start to recreate some energy around constitutional change and positive reform from getting those two referendums up, and then we could move on and look at things like dual citizenship and other things. The ABS results clearly indicate that the Indian community is the second largest migrant community in Australia. So how important is the Indian vote to the Labour Party? We've got members and active supporters right across the age spectrum, right across the country, from all different parts and cultural backgrounds in India. India, of course, is a fabulously multicultural country. I've been to India a couple of times on personal trips and work trips, and I have some understanding of the cultural diversity. There's too much focus at times on what I call the 3 Cs, Commonwealth, curry and cricket. And we have a lot more to add, particularly the cultural aspect, but also increasingly economic and strategic ties. And so the fast-growing Indian diaspora is important to our national future. They're wonderful migrants. But frankly, I don't think our country, particularly under the Liberals, has treated people well with regard to visa processing. The biggest single issue I hear in my community, including from the Indian community locally through my office, are concerns about the visa processing system and the broken Department of Home Affairs. About 80% of the complaints that I get are actually about home affairs, not Centrelink, not disability, the other things. So that's an area that Labor's well aware of and will have more to say. As you know, Australia and India have just struck an interim trade deal recently and are on their way to ink a full trade agreement soon. What is your take on that? And if Labor is elected, how will it pursue this agreement with India? Well, Australia's trade relationship with India, frankly, over the last decade has been suboptimal, to be polite about it, and indeed in some areas it's actually gone backwards. And this is one of our problems with the Liberals. It's one of the Australians' concerns with Scott Morrison. They're very good at making announcements, but when you look at the facts, they actually haven't delivered. So the trade agreement is welcome. It's a bipartisan support for it. Indeed, these things are negotiated between our diplomats. So in that sense, it's welcome.
but we need to make sure that it's consolidated. And the big issue I hear from exporters and businesses, as I said, I used to run trade missions in India. I've engaged with business in many parts of the country. The big issue I hear is not always about the formal rules. You look at Indonesia or parts of Southeast Asia, the rules are fine, but it's the behind-the-border agreements about measurements and customs and standards. So we need a much greater focus on those practical difficulties for exporters if we're going to see our trade relationship improve. But I do stress, the government talks a big game, but our trade relationship in many areas has actually shrunk under the Liberals. My last question today is related to cost of living and housing affordability. Can you please share your party's top concrete plans for making housing affordable for everyone? Yeah, so we've already announced some policies and to increase the supply of affordable and social housing. That's really important to take the pressure off the private market and moderate price growth and provide 30,000 new dwellings, affordable dwellings over the next 5 years, creates jobs, but it also leaves a legacy. The Liberals have run up nearly $1 trillion of debt with nothing much to show for it and no legacy of social housing. They pushed billions into private enrichment schemes, really, that have served to push up the cost of housing further. So that's one thing we'll be careful of, is not just pushing up the cost of housing further. We've got a regional housing affordability scheme which is out there. We'll have more to say because it is indeed a big community concern. But the final thing I'll just say, and I come back to this, the broken promise of Scott Morrison with respect to the parent visas, went to 2 elections promising the world and broke his promise and didn't deliver. And the shameful discrimination that we see in the partner visa processing are things that Labor is aware of and we need to address. If you're from the United States or Germany, Western Europe, it takes about 5 to 7 months to get a partner visa for your wife or husband. If you're from somewhere like India, it's a lot longer than that, and indeed if you're from parts of the Middle East, it takes 4 years on average. That's discrimination. Labor abolished the White Australia policy in the 1970s, laying the foundations for multicultural Australia we see today, and we're committed to a fairer visa processing system. Thank you, Julian, for your time. I wish you all the best for your campaign. Thanks so much. आपने ये मुलाकात सुनी और चूंकि चुनाव की बात चल रही है और इसी सिलसिले में आपसे एक सवाल भी पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन फेडरल पार्लियामेंट कब बनी थी, उसके बारे में मुझे आप लिखिए 0429996263 पर और इस अंतराल के बाद मिलती हूँ और एक सवाल आपके लिए और भी रहेगा। तो बेक, अभी भी मूविंग की सोच रही हो? बात यह है कि वास्तव में हमें यह क्षेत्र बहुत प्यारा लगता है और आपके अद्भुत पड़ोसी भी तो। बिल्कुल, हमारे पास जितनी इक्विटी है उस हिसाब से हमने ये फैसला लिया है कि हम इसे गिराकर नया भवन बनाएं। ये तो बहुत अच्छा है। कोई बिल्डर मिला? लगभग। हमें ये एक अद्भुत सौदा मिल गया है। वो 60,000 कम ले रहे हैं। ओह, सावधान रहो। क्यों? हमने अपने निर्माण के लिए मास्टरटन वैल्यू चेक चैलेंज लिया और जाना कि दूसरे बिल्डरों की ये बड़ी छूट इस लायक नहीं है। उन्होंने अपनी कीमत को बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ निकाल लिया था। ओह, इसे देखें। बस मास्टरटन वेबसाइट से वैल्यू चेक चैलेंज डाउनलोड करें। अच्छा, आपका स्वागत है। Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. You might never have heard of Japanese forest bathing, Filipino Hilot healing, or Hawaiian Ho'oponopono, but each practice has something to teach you. There's short episodes around 15 minutes long, so they're easy to fit in your day. Listen to Great Minds wherever you get your podcasts. चैनल 33 पर SBS फूड, जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओ, आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूं कि ये तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड ऑफ स्टेट तो क्वीन है, तो ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? और याद है ना, एक सवाल आपसे और भी पूछा है कि फेडरल पार्लियामेंट कब इस्टेब्लिश हुई थी? मुझे लिखिए 0429996263 पर। श्रोताओं, आपको याद दिलाती चलूं कि आगे आपकी मुलाकात करवाऊंगी कार्यक्रम में मेलबर्न स्थित लोक चित्रकला कलाकार के साथ में, और भारत से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट तो होगी ही, लेकिन पहले बात करते हैं DoorDash के बारे में। इस डिलीवरी सर्विस से तो आप सभी परिचित ही होंगे, तो इसी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं प्रियंका हथवने। हाल ही में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और डिलीवरी सर्विस DoorDash के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें ड्राइवरों की सुरक्षा और परिस्थितियों का खास ध्यान रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन यूनियन और एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म के बीच अपनी तरह का ये पहला समझौता है, जो गिग इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी व्यवसाय में कर्मचारियों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी जाती है, लेकिन खाद्य वितरण उद्योग में स्वतंत्र ठेकेदारों की सुरक्षा के लिए उपायों की कमी है। ये मामला अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया था और इस कमी को ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और DoorDash संबोधित करने की कोशिश में है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के माइकल केन का कहना है कि one of the most important gig companies in the world, DoorDash, largest footprint in food delivery in the world, has decided that it should step forward with the Transport Workers Union and seek a standard-setting body to make this industry better. नबीन एल्दिकारी जैसे राइडर्स और ड्राइवर्स अपनी नौकरी को सुरक्षित और बेहतर नियंत्रित करने की दिशा में उठाई गई इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। We got the way now, so we just need to work on that. And yeah, definitely this initiation will actually help us to work on that pathway. Like, we have been fighting for this, and this is definitely a really good initiation that the DoorDash has taken off, because this is a really great thing to hear. ये 6 सूत्रीय योजना, जिसे अब सहमति मिल चुकी है, श्रमिकों के लिए पारदर्शिता, उनके अधिकार, सामूहिक आवाज में योगदान, विवादों पर समाधान और शिक्षा प्रशिक्षण की गारंटी देगी। माइकल केन का कहना है कि ड्राइवरों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कर्मचारी प्लेटफॉर्म और डिलीवरी प्रदाताओं को बदलते हैं तो काम किए गए घंटों की निगरानी करना मुश्किल है। The issue of pay and safety are inextricably linked. If you're not paid enough, or if you have to work too fast, then there is a direct correlation with safety outcomes. And unfortunately, in a recent 18-month period, we saw 7 riders lose their lives in the Sydney and Melbourne markets. And that's what this is all about. We need to get standards in place that lift those pressures, that provide workers a fair return so that they don't feel compelled to work too fast or too long to make a living, and that provide companies with what they need, which is the capacity to continue offering this type of work and a level playing field so that competition's on the basis of innovation, not on the basis of dragging down standards and putting riders in danger. नबीन एल्दिकारी का कहना है कि लंबे समय तक काम करने वाले ड्राइवरों के घंटों पर नियंत्रण रखना कई कंपनियों के लिए चिंता का विषय है। Pretty much impossible to track down the driver, how they will be doing on a multiple platform. It's definitely a really hard thing to do, and all the platforms need to tie up with them and have a proper contact. And probably on the driver also, like, if I want to do 8 hours on the DoorDash and 12 hours on Uber, then it will be straight 20 hours.
वर्तमान योजना श्रमिकों के लिए रिटायरमेंट के मुद्दों को संबोधित नहीं करती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का कहना है कि गिग इकोनॉमी से जुड़े मामलों और अन्य चिंताओं को दूसरे चरण की बातचीत में संबोधित किया जाएगा। SBS न्यूज के लिए जॉन बाल्डॉक और टीना क्वीन की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से पेश किया प्रियंका हतवर्णे ने। तो ये रिपोर्ट आपने सुनी और श्रोताओं, आपको याद है ना कि मैंने आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड ऑफ स्टेट तो क्वीन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुझे उसके बारे में लिखिएगा अवश्य 0429996263 पर। और चलिए चलते हैं भारत की ओर हमारे संवाददाता विश्वरत्न के साथ। सुनिए ये रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अयोध्या की बजाय विवाद के केंद्र में वाराणसी है, जहां के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश किया जा सकता है। वैसे मंदिर मस्जिद पक्ष से जुड़े लोगों की बयानबाजी से देश के माहौल में गर्मी है। भाजपा नेता संगीत सोम का भड़काऊ बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी का हश्र बाबरी की तरह होना बताया है। 92 में अयोध्या तथा कथित मस्जिद गई, अब 22 में तथा कथित ज्ञान व्यापी जाएगी। वाराणसी ही नहीं बल्कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मामला भी गर्मा रहा है। इसके अलावा ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी कुछ हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर यह सब हो रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि देश की आर्थिक हालत को खराब कर चुकी भाजपा सरकार ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में। तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहां से वापस ले आते, ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते, उनके पीछे पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में सेना को मिले विशेषाधिकार को हटाने के पक्ष में है। मंगलवार को इसकी वकालत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी की एक सभा में कहा कि जल्द ही असम से आफ्सा को हटा लिया जाएगा। उग्रवाद के मामलों में कमी आने का दावा करते हुए अमित शाह कहते हैं, अब सफा को भी हटाया जा रहा है। कभी यहाँ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज आसाम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम आसाम सरकार कर रही है। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। उग्रवादी संगठनों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी शांति समझौते एक के बाद एक कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि आसाम के अंदर एक भी उग्रवादी संगठन नहीं होगा। सरकार ड्रोन के निर्माण और इस्तेमाल के लिए अपनी नीतियों को चाक चौबंद कर रही है, ताकि यह सेक्टर तेजी के साथ विकसित हो सके। ड्रोन सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन सेवाओं को विस्तार देने की कोशिश सरकार कर रही है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमें भारत को 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब के लीडर के रूप में परिवर्तित करना है। हमें देश का नेतृत्व नहीं, लेकिन विश्व का नेतृत्व इस क्षेत्र में करना है। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी के साथ हमारा मंत्रालय मिलकर कार्य कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि 3 पहियों के आधार पर इस क्षेत्र को हम आगे ले जा रहे हैं। पहला पहिया है पॉलिसी का, और आप लोग ने स्वयं देखा है कि किस तीव्र गति से
क्रियान्वयन हम लोग पॉलिसी के कर रहे हैं। उसी के साथ दूसरा पहिया है इंसेंटिव क्रिएट करने के लिए, और PLI स्कीम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने क्रियान्वयन किया है, उससे मैन्युफैक्चरिंग को भी और सर्विसेज को भी एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। और तीसरा पहिया है स्वतः डिमांड क्रिएट करना। और अब थोड़ी चर्चा राजनीति की। गुजरात में इस साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा लगातार अपने समर्थकों और मतदाताओं के बीच जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक कलह की वजह से बिखरी हुई है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे। दाहोद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को अमीर और गरीब के बीच बांटने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का दो गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस लगभग 2.5 दशक से सत्ता से बाहर है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का गुजरात में सरकार बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अंत में थोड़ी चर्चा मौसम की। इन दिनों भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। इसी बीच तूफान असानी ने दस्तक दी है। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की तीव्रता तट के करीब आते आते कम हो रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। असानी तूफान से निपटने के लिए NDRF की 50 टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए। आपने ये रिपोर्ट सुनी। इससे पहले कि कार्यक्रम में एक अंतराल लिया जाए, आपको याद दिलाती चलूं, आपसे जानना चाहती हूं कि ऑस्ट्रेलिया में हेड ऑफ स्टेट तो क्वीन है, तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन करता है? और एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि नॉर्दर्न टेरिटरी की पार्लियामेंट का नाम क्या है? मुझे लिखिएगा 0429996263 पर। मिलती हूँ इस अंतराल के बाद। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाना केवल गंतव्य की ही बात नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भाव विभोर हो जाएंगे। आपको उन्मुक्त महसूस होगा और जीवंत महसूस होगा। कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप प्रकृति और संस्कृति के इतने अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब समय आ गया है जब आप आएं और फिर से खुशी महसूस करें। न्यू साउथ वेल्स में छुट्टियां मनाने के लिए आज ही योजना बनाएं और बुकिंग करवाएं। विविड सिडनी प्रकाश, संगीत और परागतिशील विचारों का एक उत्सव है जो 27 मई से 18 जून तक चलेगा। हर रात 8 किलोमीटर लंबी निशुल्क लाइट वॉक का आनंद लें जो सिडनी ओपेरा हाउस से शुरू होकर सेंट्रल स्टेशन तक जाएगी। लाइट प्रोजेक्शंस, लाइव संगीत प्रदर्शन और दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों द्वारा दिलचस्प चर्चाओं के जरिए शहर को जीवंत होते देखिए। vividsydney.com पर जाएं और इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लें। SBS पॉप देसी, सातों दिन 24 घंटे नॉन स्टॉप देसी पॉप। बॉलीवुड से भंगड़ा तक सभी लेटेस्ट हिट्स अभी बजाए जा रहे हैं। SBS पॉप देसी सुने SBS रेडियो ऐप पर। साइकिल चलाना पसंद है? SBS साइकिलिंग सेंट्रल आपको दुनिया भर के साइकिलिंग के समाचार और वीडियो हाइलाइट्स के साथ अपडेट रखता है। sbs.com.au/cycling central पर जाएं।
जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS रेडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी रेडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है। SBS रेडियो पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपको याद है ना कि मैंने आपसे सवाल पूछा है कि नॉर्दर्न टेरिटरी की पार्लियामेंट का क्या नाम है? आपने मुझे बताना है। और क्वीन का ऑस्ट्रेलिया में प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसके बारे में भी आपने मुझे बताना है 0429996263 पर। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मेलबर्न स्थित कलाकार सेंथिल वेल के साथ, जो यूं तो इंजीनियर हैं लेकिन फोक आर्ट में उनका खास रुझान है। वो स्वयं तंजौर लोक चित्रकला करते हैं और उन्होंने इस कला को पारंपरिक रूप से भारत में अपने गुरु से सीखा जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मेलबर्न में उन्होंने एक आर्ट गैलरी में भारत की लोक चित्रकला की प्रदर्शनी आयोजित की है। उनका कहना है कि वो विश्व भर में भारत की लोक कला के प्रति जागरूकता जगाना चाहते हैं। उनसे इसी प्रदर्शनी को लेकर कुछ बातचीत की और जानना चाहा कि लोक चित्रकला के प्रति जागरूकता जगाना कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो उन्होंने बताया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ना, पहले जब मैंने इसको रिसर्च किया था मैंने सोचा कि 10-15 फोक आर्ट्स हैं हम इंडिया में। हाँ। बट जैसे जैसे मैं इसको रिसर्च करता गया मोर देन 50 फोक आर्ट्स मुझे मिले। अभी जब मैंने आर्टिकल लिखा था उसमें 50 का लिखा, पर अभी ऑलमोस्ट है 60-70 फोक आर्ट्स। तो यानी वो कहीं लुप्त होती जा रही हैं, उनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी अगर देखेंगे तो कुछ आर्ट के लिए तो बस 5-6 फैमिलीज रह गए हैं दुनिया भर में। तो वो बहुत सैड सिचुएशन है। हाँ। तो ये लुप्त होती हुई जो कला है, इसको बराबर बनाए रखना कितना महत्व है? देखिए, फोक आर्ट तो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है ना। क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक पहचान। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे जब फोक आर्ट बोलते हैं तो उसमें फोक आर्ट में आर्ट होता है, विजुअल आर्ट होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। ये सब मिलके हमको हमारा कल्चरल आइडेंटिटी दिखाता है। तो हमारा इंडिया का एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो हम फोक आर्ट के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। अभी क्या हुआ कि काफी सारा म्यूजिक का और डांस का तो कुछ हो रहा है बट आर्ट का काफी कम हो रहा है। जी। तो ऐसे ही जस्ट स्लोली डिसअपीयरिंग। तो वही है कि विरासत को संभालना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर एक बात ये जानना चाहूंगी कि लोक कला के बारे में थोड़ा बहुत परिचित हैं, वो तो पहचान लेंगे, लेकिन जब हम कोई भी पेंटिंग देखते हैं तो कैसे पहचाने कि ये फोक आर्ट है और ये शायद किसी आर्टिस्ट की कल्पना है? फोक आर्ट में अगर इंडिया के फोक आर्ट देखेंगे तो उसमें बेसिकली इंडियन कल्चर का जो स्ट्रॉन्ग थीम देखेंगे तो वो हिंदू मिथोलॉजी से बेस्ड होंगे। जरूरी नहीं है, बट 90% जो भी हमारा जो फोक आर्ट्स को जो थीम्स हैं वो हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर होते हैं। क्योंकि इफ यू गो बैक, फोक आर्ट्स 3000-4000 ईयर्स पुराने हैं। तो उस समय तो वी डिडंट हैव एनी अदर रिलीजन। तो मेनली इट वाज हिंदू काइंड ऑफ प्राइमरी। तो जो जनरेशन जो पास ऑन होता है तो बेसिकली, बट अगर बाद में देखेंगे तो काफी सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फोक आर्ट्स में आया है। अच्छा। इंक्लूडिंग तंजौर पेंटिंग में स्टाइल में देखेंगे तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी आया है, मुगल का इन्फ्लुएंस काफी आया है। तो फोक आर्ट्स हैज बीन वेरी अडैप्टिव टू अदर कल्चर्स।
बट सब मिलके वो इंडियन फोक आर्ट बनता है ना. इट हैज गॉट ऑल द इन्फ्लुएंस. जी, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो फोक आर्ट है या लोक कला है उसमें एक स्टोरी टेलिंग होती है, कोई ना कोई बात कही जा रही होगी, या माइथोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी, या कोई और सामाजिक परिदृश्य को भी दिखाया जा सकता है फोक आर्ट में. बिल्कुल, क्योंकि अगर जब एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे अगर एक डिसिप्लिन लाना था कि अगर कुछ ऑर्डर लाना था तो उसका मैसेज अगर सब जगह जनों तक पहुंचना है तब कुछ मीडियम चाहिए, है ना. क्योंकि सभी को एजुकेशन नहीं था, सभी के पास एजुकेशन नहीं था. तो फोक आर्ट्स वाज द मीडियम जहाँ पे स्टोरीज होती थी, उसमें बताया जाता था क्या सही है क्या गलत है. तो उसमें म्यूजिक, आर्ट और डांस ये सब मिलके इट वाज आल्सो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. कि पीपल उसको एंटरटेन करते थे और उससे समझते कि ये करना सही है ये करना गलत है. तो ये सब फोक आर्ट वाज अ वे. अभी हम ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ वेज ऑफ एंटरटेनमेंट, बट तब बेसिकली फोक आर्ट वाज द वे ऑफ एंटरटेनिंग, आल्सो इज एजुकेशन, अ टूल ऑफ एजुकेशन. अलग अलग जो सामाजिक स्थिति होती है, माइथोलॉजी है, और अगर हम पेंटिंग की ही बात कर रहे हैं तो वो जो सिमिलैरिटी होती है, एक फोक आर्ट की जो पहचान होती है, उसको किस तरह से पहचाने. तो अगर पेंटिंग का स्टाइल टेक्निक देखेंगे ना तो उसमें एक बहुत कॉमन थीम होता है कि वो नेचुरल कलर से बनता है. और इफ यू लुक एट नॉर्थ में देखेंगे तो उनका काफी सारा स्टोन कलर्स यूज करते हैं लोग. फॉर येलो दे यूज लॉट ऑफ येलो हरिताल पत्थर करके एक स्टोन होता है, उसको घिस के वो निकालते हैं येलो. और काला रंग के लिए वो ये होता है ना कार्बन, उसको अरबिकम मिक्स करके उसको ब्लैक कलर निकालते हैं. अच्छा. और व्हाइट का जो शेल्स, सी का जो शेल्स होता है उससे निकालते हैं व्हाइट. तो ऐसे देखेंगे तो काफी सारा नेचुरल स्टोन्स और नेचुरल वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल करके कलर्स आते हैं. तो जो भी देखेंगे तो आप पूरा प्राइमरी कलर्स देखेंगे आपको, और मिक्सिंग बहुत कम होते हैं. जो कलर्स हम देखते हैं वो काफी वाइब्रेंट होते हैं. जी. और जो उनका जो मटेरियल होता है जिस पे करते हैं वो भी बहुत कॉमन रहेगा. तो उसमें अगर देखें तो उसमें काफी सारा एवोल्यूशन है. अगर अब ईस्ट पे जाएंगे तो वहां पे उन्होंने तब तक पेपर नहीं था, क्लॉथ नहीं था, तो उनका तो शुरुआत हुआ था पाम लीव्स में, लीव्स के ऊपर वो करते थे. उसके बाद ऑफ कोर्स पेपर आए, क्लॉथ आया, उसके बाद क्लॉथ आया था. क्लॉथ के बाद अभी कैनवास में भी कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो हमारे सब स्टेट, इंडिया के सब स्टेट्स हैं, सभी जगह एक डिफरेंट स्टाइल के फोक आर्ट्स हैं. मैं यही आपसे पूछने जा रही थी कि समानता तो हो गई, लेकिन हर स्टेट की एक अलग पहचान बनती है फोक आर्ट में. तंजौर पेंटिंग को अगर मधुबनी या गोंड लोक चित्रकला से अगर कंपेयर करें तो कहाँ पर हमें अंतर दिखेगी? समानता तो आपने बताई कि एक स्टोरी टेलिंग होती है, और हो सकता है उसमें जो कलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं समानता हो सकती है उनकी. तो अलग कहाँ पर होगा दोनों में? अलग मतलब अगर तंजौर पेंटिंग की बात करेंगे तो तंजौर पेंटिंग प्रॉब्ली नया फोक आर्ट है. इट्स मोर मॉडर्न फोक आर्ट. अच्छा. मधुबनी और गोंड से कंपेयर करें, मधुबनी 3000 से ऊपर पुराना फोक आर्ट है. गोंड भी काफी पुराना है. तंजौर हम बोल सकते हैं कि 300-400 वर्ष पुराना है. तो तंजौर और अगर आप मधुबनी को अगर कंपेयर करेंगे तो मिथोलॉजी का स्टोरीज काफी रिसेम्बलेंस होगी. कृष्णा का स्टोरीज और रामलीला, जो भी हमारे हिंदू मिथोलॉजी के हैं, जो काफी रिसेम्बलेंस देख सकते हैं. बट तंजौर में क्या है कि उन्होंने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स इन्वॉल्व किए, जहाँ का मुगल का इन्फ्लुएंस है और वेस्टर्न इटालियन रिलीफ वर्क का इन्फ्लुएंस है काफी. तो वो सब तंजौर में देख सकते हैं आप, जो पहले नहीं था इंडियन पेंटिंग्स में. और मधुबनी और अगर गोंद का कंपेयर करेंगे तो गोंद काफी ओल्ड है.
पूरा ट्राइबल स्टोरीज का इन्फ्लुएंस नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, तो गोंड में काफी एनिमल्स और बर्ड्स और नेचर का डोमिनेंस ज्यादा होता है। तो यू कैन सी द स्टोरी, क्योंकि ट्राइबल से हो गया मोर मॉडर्न लाइक मधुबनी, और उसके बाद हो गया मोर मॉडर्न लाइक तंजौर और बाकी जो स्टाइल्स हैं। इट्स लाइक अ ट्रांजिशन, एवोल्यूशन ऑफ फोक आर्ट्स। जी, तो यही समझ सकते हैं कि ये जो फोक पेंटिंग होती है उसमें कोई ना कोई कहानी रहेगी, वो माइथोलॉजी की हो सकती है या वो उस समय के समाज को, वहाँ का कल्चर क्या था। ये तो हमारी संस्कृति का इतिहास है जिसको संभालना तो बहुत ही आवश्यक है और उसके बारे में लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में जो है ना काफी इन्फ्लुएंस था पेंटिंग में, लाइक पट्टचित्रा था, कालीघाट पेंटिंग था जी, पत्रा, तसर पेंटिंग, इस तरह वहां से ईस्ट का इन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे अगर इफ यू कम टू राजस्थान, वो एक मैसिव हब था आर्ट के लिए, फोक आर्ट्स के लिए। काफी सारा सपोर्ट मिला किंग्स उस तरफ, जब राजा थे ना जी, तो उन्होंने काफी सारा सपोर्ट दिया। जब ये कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ तब क्या हुआ कि उनको आर्टिस्ट को कुछ सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो दे स्टार्टेड लीविंग। तब से शुरू हुआ डिक्लाइन हमारा फोक आर्ट्स का। सो इफ यू सी आवर पीक, हमारा पीक था अराउंड 16 to 18th सेंचुरी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी जस्ट गिरता जा रहा है। सो इट्स जस्ट बिकमिंग डिसअपीयरिंग आर्ट जी। लेकिन महसूस होता है कि अब कुछ जागरूकता भी है अपनी संस्कृति के प्रति लोगों के मन में। पेंटिंग्स के लिए तो खास तौर से अब ये दिखने लग गया है कि रुझान है उस तरफ, और ऐसे में आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई है इससे मुझे पूरी उम्मीद है न सिर्फ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए भी वो और अधिक उसको पहचानेंगे और उसको स्वीकारेंगे भी। ये हमारी थोड़ी सी ट्रायल कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने पहला ऑफ कोर्स मुंबई में शुरू किया था ये एग्जीबिशन, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में डाल रहे हैं जी, और हमारा प्लान है कि यूएस में भी एक जुलाई अगस्त में प्लान कर रहे हैं, मैं सिडनी और पर्थ में भी प्लान कर रही हूँ उसके हिसाब से। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और सेंथिल जी, आज आपने जो समय निकाला है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आशा कर रही हूँ कि ये मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी और भारत के लोक चित्रकला यानी फोक आर्ट के बारे में भी कुछ आपको भी जिज्ञासा हुई होगी। तो अगर आप मेलबर्न में हैं तो ये प्रदर्शनी अवश्य देखें। और श्रोताओं, आज कुछ संदेश कम दिख रहे हैं मुझे, तो अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे तो वैसे ही मुझे आप संदेश तो भेज ही दीजिए ना। और जो सवाल मैंने पूछा था कि फेडरल पार्लियामेंट कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो बताती चलूं कि वो हुई थी 1 जनवरी 1901 को, और ऑस्ट्रेलिया में रानी का प्रतिनिधित्व करते हैं गवर्नर जनरल। और आपसे पूछा था कि नॉर्दर्न टेरिटरी की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो नॉर्दर्न टेरिटरी की जो पार्लियामेंट है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और अब आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में। कल आप ही लोगों की कुछ बातें एक अंश में प्रस्तुत होंगी, आपके ही द्वारा दिए गए चुनावों के मुद्दे, और आपको छोड़े जा रही हूँ इसी गाने के साथ में। तब तक के लिए अनीता बरार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।